हेलो दोस्तों, नमस्कार। इतिहास विषय से संबंधित आज हम एक नई प्रैक्टिस सेट प्रवक्ता चयन परीक्षा 2011 का यूपी पीजीटी का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, अनाज की उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी। तो अनाज की जो उपज प्रथम बार प्रारंभ हुई थी वो नवपाषाण काल में शुरू हुई थी, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अनाज का जो उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। यही वह समय है जब मानव कृषि एवं पशुपालन से परिचित हुआ था और भारतीय उपमहाद्वीप में कोल्डी हवा कहाँ है? इलाहाबाद एवं मेहरगढ़ जो है, दो ऐसी नवपाषाणिक बस्तियां हैं जहां से चावल एवं गेहूं के स्पष्ट प्राण प्राप्त हुए हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कोल्डी हवा और मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ वर्तमान की बात करें तो ये आपका पाकिस्तान क्षेत्र में आएगा और कोल्डी हवा हमारा जो है इलाहाबाद के पास में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तिथि क्रम के अनुसार निम्न को व्यवस्थित करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो तिथि के अनुसार बात कर रहा है तो सबसे पहले आपका पता पूरा पाषाण काल आ जाएगा। उसके बाद आपका मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण के बाद नवपाषाण काल और नवपाषाण काल के बाद अंत में आपका ताम्र युग यानी ताम्रपाषाणकालीन युग आ जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय पाषाणकालीन संस्कृति का नामकरण तिथि क्रम की बात करें तो सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल और अंत में नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद धातुओं का प्रयोग का युग प्रारंभ हुआ और पत्थर तथा तांबे के उपयोग के साथ साथ दिखाई देता है। इसे ही ताम्र पाषाणिक या चाल्कोलिथिक युग या काल कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ताम्र जो पाषाणिक काल को चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? तो स्वास्तिक जो प्रतीक का उदय हुआ था वो हुआ था सिंधु काल में। ठीक है, सिंधु सभ्यता के काल में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्तिक प्रतीक का जो उदय हुआ था वो सिंधु सभ्यता के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी धातु सिंधु वासियों को ज्ञान नहीं था? तो कौन सी धातुओं का सिंधु वासियों को ज्ञान नहीं था पूछा गया है। तो उसमें सोने का, चांदी का और तांबे का उन्हें ज्ञान था, लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु वासियों को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, सिंधु वासियों को टिन, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि का ज्ञान था और धातु का ज्ञान था, किंतु लोहे का ज्ञान इसमें नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी पूछा गया है। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता के इक्वल थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान भी थी और क्रीट सभ्यता के समान भी समकालीन थी। इसीलिए चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। सी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं कालानुक्रम की दृष्टि से सिंधु घाटी की सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। इसमें चीन की सभ्यता का संबंध इससे नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसमें जो घोड़े के अवशेष मिले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ पे है? गुजरात, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप इसे देख सकते हैं, गुजरात में स्थित सुरकोटदा नामक सैंधव सभ्यता के पुरास्थल से घोड़े के अस्थि पंजर के अवशेष मिले हैं। वे 2000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि हड़प्पा काल में इस पशु के प्रयोग का आम प्रचलन नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो हड़प्पा के जो लोग जो थे तांबा आयात करते थे खेतरी से, बिल्कुल। हड़प्पा सभ्यता का जो तट नगर है वो लोथल है गुजरात में, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल जो है कौन सा है? हड़प्पा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी के बर्तन। काली मिट्टी के बर्तन नहीं भाई, काली रंग की मिट्टी के बर्तन होना चाहिए था, इसलिए डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं कालीबंगन का अर्थ है काली रंग की मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, बर्तन नहीं, सॉरी चूड़ियाँ। काली रंग की मिट्टी से बनी चूड़ियों का अर्थ है कालीबंगन। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है कालीबंगन जो है, कालीबंगा राजस्थान के किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कौन सी रिवर है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी?
तो ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इसमें कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज प्रथा प्रचलित थी, वधु मूल्य भी था, विधवा विवाह भी था, लेकिन बाल विवाह जो है ऋग्वैदिक काल में ये प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी, इसलिए डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी, अंतरजातीय विवाह भी होते थे, अंतरजातीय होते थे, ठीक है, अदर कास्ट मैरिज हो सकती थी, लेकिन बाल विवाह प्रथा जो है प्रचलित नहीं थी। अगला है हमारा, यम एवं नचिकेता की कथा किस ग्रंथ में उल्लिखित है? मोस्ट इंपोर्टेंट, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यम और नचिकेता जो कथा है, ठीक है, इन दोनों के बीच जो संवाद हुआ था वो कठोपनिषद में वर्णित है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कठोपनिषद। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ठीक है, आप उससे पहले इस एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, यम तथा नचिकेता की जो कथा का वर्णन किया है कठोपनिषद में मिलता है। तो अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे ऋषभदेव को माना जाता है, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। महावीर स्वामी इसके 24वें तीर्थकर हो जाएंगे, पार्श्वनाथ जो है आपके 23वें हो जाएंगे। आप देख सकते हैं जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। इनमें प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे, और महावीर स्वामी जैनियों के 24वें तीर्थंकर एवं जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महायान शाखा का साहित्य लिखा गया था? तो महायान शाखा, ठीक है, जो बौद्ध धर्म था उस बाद में जो है आपका चतुर्थ बौद्ध संगीति में इसका विभाजन हो जाता है महायान और हीनयान में। तो महायान शाखा का जो साहित्य लिखा गया था संस्कृत में लिखा गया था, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कनिष्क के शासनकाल में लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में जो बौद्ध संगीति, ठीक है, बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया, और इस संगीत की अध्यक्षता वसुमित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे, इसे अंडरलाइन करें, वसुमित्र वो उपाध्यक्षता अश्वघोष ने की थी, ठीक है। जो फोर्थ चौथी जो बौद्ध संगीति थी उसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने और उपाध्यक्षता उसके अश्वघोष थे, और बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन करने वाले महायानी कहलाए। महायान का अर्थ है महान या उत्कृष्ट मार्ग, इसमें परसेवा तथा परोपकार पर विशेष बल दिया गया। इस संप्रदाय के ग्रंथ जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान शाखाओं में विभाजन हुआ था? तो किस में हुआ था? कश्मीर के चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसके काल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था? जिस प्रकार बौद्ध धर्म दो भागों में आगे चलकर टूट जाता है, उसी प्रकार जैन धर्म भी आगे चलकर दो भागों में श्वेतांबर और दिगंबर जो संप्रदायों में विभाजित हो जाता है। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया था, भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दिगंबर कहा गया। जो गुरु थे जैन धर्म के भद्रबाहु, उनके अनुयायी, उनके शिष्यों या अनुयायियों को दिगंबर कहा गया, ये दक्षिणी जैन कहलाए। और स्थलभाहु जो थे वो उनके अनुयायियों को श्वेतांबर कहा गया, वे जो है उत्तर की ओर चले गए। अगला क्वेश्चन है हमारा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था, जिसने चाणक्य को अपमानित किया था, और चाणक्य ने प्रण लिया था कि घनानंद को उस साम्राज्य से, ठीक है, हटाकर एक नए साम्राज्य की स्थापना का जो है वचन लिया था। आपका देख सकते हैं पुराणों के अनुसार नंद वंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद था, ठीक है। नंद वंश का संस्थापक जो महापद्म नंद था वो अंतिम सम्राट जो है घनानंद था। और 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की शासन की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते हैं? तो शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को कहते थे चौपाल और शांतागार, यानी ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं शाक्य गणतंत्र में सभा स्थल में भेंट करने वाले स्थान को शांतागार या संस्थागार कहते थे। कौशल नरेश विड्ढुल, ठीक है, कौशल नरेश जो है विड्ढुल द्वारा शाक्य गणराज्य पर आक्रमण किए जाने पर शाक्यों ने संस्थागार में ही विचार विमर्श किया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित है? तो मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित जो है वो है उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म मौर्यकालीन इतिहास से ही संबंधित है। अशोक के शिलालेखों की बात करें तो इसी से है, और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इससे ही संबंधित है। आप प्रश्नगत विकल्पों में दिए गए तीनों जो है स्रोत मौर्यकालीन इतिहास के विषय में अतीव ज्ञान प्रदान करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सांची का स्तूप किसने बनवाया? मोस्ट इंपोर्टेंट, तो सांची का स्तूप जो है अशोक के द्वारा बनाया गया था। आप देख सकते हैं सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, ठीक है, कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में कराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य के अनुसार कंटक शोधन थी। ठीक है, कौटिल्य के अनुसार जो कंटक शोधन उसके शासनकाल में था वो था फौजदारी न्यायालय। यानी मौर्य प्रशासन में कौटिल्य के समय में फौजदारी न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। इंपोर्टेंट है, आप देख सकते हैं कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में वर्णित कंटक शोधन वर्तमान समय में फौजदारी अदालतों की भांति व्यवहार करती थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य तथा नागरिकों के मध्य होने वाले विवाद का निर्णय करने वाले न्यायालय को कंटक शोधन कहा जाता था। अगला है हमारा, अशोक के किस अभिलेख से बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? तो अशोक के वो अभिलेख कौन से हैं जिनसे बौद्ध धर्म के नियमों की जानकारी मिलती है? वो है भाबरू स्तंभलेख, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक के धम्म व उसके बौद्ध मतानुयायी होने के दृष्टिकोण का सबसे प्रबल जो प्रमाण है उसका भाबरू यानी बैराट राजस्थान। ठीक है, भाबर स्तंभलेख यानी बैराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख है जिसमें अशोक बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख व बुद्ध धम्म तथा संघ का अभिवादन करता है। तो भाबर स्तंभलेख अशोक का इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी? तो सम्राट अशोक ने जो न्याय करने के लिए किस पदाधिकारी की नियुक्ति की थी, वो पदाधिकारी था राजुक, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं अशोक के अभिलेखों के अनुसार राजुकों की नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों की देखरेख के लिए होती थी। इनके पास कर संग्रह के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी थी। इनके द्वारा शत सहस्त्र प्राणियों पर भी शासन करने का उल्लेख प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 13वां शिलालेख संबंधित है। ठीक है, जो 13वां शिलालेख संबंध था वो युद्ध से था। इसी के बाद सम्राट अशोक क्या करते हैं? बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। ठीक है, रक्त रंजित भूमि को देखकर बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और हिंसा को त्याग देते हैं, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कलिंग युद्ध तथा उसके परिणाम के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस शिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ठीक है, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 50,000 लोग जो है बंदी बनाए गए थे। इसीलिए अशोक ने इसके बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया और हिंसा को त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध चरित का लेखक है। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है बुद्ध चरित, आपकी टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछी गई है। तो बुद्ध चरित जो लिखी गई थी अश्वघोष के द्वारा लिखी गई थी, जो कनिष्क के दरबार से संबंधित है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कनिष्क के दरबार में पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक, नागार्जुन जैसे विद्वान और चरक जैसे वैद्य विद्वान थे और बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है अश्वघोष और चरक से। ठीक है, अश्वघोष और नागार्जुन और चरक जो है किसके दरबार से संबंधित थे? तो ये कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें पहली बार भारतवर्ष के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, भारतवर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेदी वंश का। ठीक है, खारवेल की जो हाथी गुम्फा अभिलेख में सिंचाई विषय कार्यों का जो उल्लेख मिलता है चेदी वंश का मिलता है। आप देख सकते हैं खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में चेदी वंश के सिंचाई विषय कार्यों का उल्लेख मिलता है। इस नहर का निर्माण 300 वर्ष पूर्व नंद राजा द्वारा किया गया था और खारवेल ने अपने शासनकाल के 5वें वर्ष तंसुली से, किससे? तंसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था। अगला है कालक्रमानुसार व्यवस्थित करने की बात कर रहा है, इनको क्रम में लगाने की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
यानी सबसे पहले वशिष्ठ के पश्चात हुइस्क आया था। ठीक है, वशिष्ठ के पश्चात हुइस्क आया था और कनिष्क जो है, कनिष्क जो है 28 से 62 तक शासन किया था इसने, शासक हुआ। तो कनिष्क द्वितीय आया था, उसके बाद कनिष्क द्वितीय के बाद जो है कनिष्क के कुल का अंतिम महान राजा वसुदेव था। और वसुदेव के बाद वासुदेव द्वितीय परवर्ती कुषाण शासक था, जिसने संभवतः 210 से 230 ईसा पूर्व तक राज्य किया था। तो इसका ए राइट है, सबसे पहले तीसरा फिर फर्स्ट। ठीक है, तीसरा सबसे पहले यानी हुइस्का आ जाएगा, फिर फर्स्ट कनिष्क द्वितीय आ जाएगा, कनिष्क द्वितीय के बाद वासुदेव प्रथम, वासुदेव के बाद वसुदेव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा, मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग होता था। ठीक है, तो मथुरा शैली की बात करें तो इसमें लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पूर्व कुषाण काल से लेकर गुप्त काल तक की सभी मथुरा मूर्तियां सीकर तथा भरतपुर की खदानों से निकलने वाले लाल बलुआ पत्थर से निर्मित की गई हैं और भारतीय कला के इतिहास में गढ़ी हुई भगवान गौतम बुद्ध की सबसे प्राचीन मूर्ति मथुरा शैली में मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का जो काम किया था निग्रोथ नामक भिक्षु और मोगलीपुत्र तिस्स दोनों के द्वारा किया गया था। सॉरी, मोगलीपुत्र तिस्सु नहीं, निग्रोथ और उपगुप्त के द्वारा किया गया था, यानी ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासनकाल के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था और दिव्यावदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। इसलिए यहाँ पे दोनों राइट आंसर हो जाएगा, निग्रोथ और उपगुप्तु दोनों राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने अपनी रचना अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कौन सी रचना स्मिथ की है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता व सफलता पर मुग्ध होकर उसे भारत का नेपोलियन की संज्ञा प्रदान की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला जो व्यक्ति था, प्रथम गुप्त शासक था, वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं तो परम भागवत की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय 380 टू 412, ठीक है, 380 से 412 ईस्वी ने विक्रमांक विक्रमादित्य, यानी विक्रमांक और विक्रमादित्य तथा परम भागवत की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम देवगुप्त और देवराज और देवश्री भी मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, देवगुप्त, देवराज और देवश्री के नाम से भी चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सती प्रथा का उल्लेख करने वाला प्रथम अभिलेख था। तो सती प्रथा का जो उल्लेख प्रथम बार मिला था वो ऐरण अभिलेख में मिला था, यानी ऐरण अभिलेख के भानुगुप्त अभिलेख में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सती प्रथा का जो सर्वप्रथम अभिलेख प्रमाण जो है ऐरण अभिलेख में गोपराज नामक सेनापति की पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख 510 ईस्वी का है और इस समय जो है शासक जो है भानुगुप्त था, इसलिए भानुगुप्त का ऐरण अभिलेख यानी ऐरण अभिलेख से संबंधित है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं और प्रमाण जो है गोपराज नामक सेनापति की जो पत्नी के सती होने से प्राप्त होता है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्ष द्वारा रचित है। तो हर्ष द्वारा रचित नाटकों की बात करें तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी, नागानंद भी लिखी गई थी और प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई थी। आप देख सकते हैं हर्ष ने संस्कृत भाषा में 3 नाटकों यथा प्रियदर्शिका, रत्नावली व नागानंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ को रेखांकित करती है। तो वो कौन सी घटना थी जहां से मुस्लिम शासन प्रारंभ होता है, वो है चचनामा। ठीक है, तो देख सकते हैं अरबों के भारत आक्रमण के विषय में जो पर्याप्त सूचना हमें 9वीं शताब्दी के बिलादुरीकृत किताब कुतुब उल बलदान में मिलती है और मिलती
है 1216 ईस्वी में लिखित एक अन्य पुस्तक चचनामा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चचनामा, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। अरबी का फारसी अनुवाद में भी भारत पर अरबों के आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? तो चचनामा जो है सिंध, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसी, ठीक है, सॉरी फ्रांसीसी नहीं, फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है हमारा, पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। तो पृथ्वीराज चौहान की राजधानी अजमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए, आप देख सकते हैं अजमेर का शासक जो है पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय। 1177 से 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिन्हें 1191 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया गया था, परंतु 1192 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी हार हुई थी। यानी प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी को पराजित कर देते हैं, और दूसरे युद्ध में उसके नेक्स्ट ईयर 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी जो है बहुत बड़ी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान पर जो है छल के माध्यम से उनको पराजित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था? तो जो चोल शासक थे उनकी आय का मुख्य साधन जो है भूमि कर था। मोस्ट इंपोर्टेंट, टीजीटी पीजीटी दोनों में पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका भूमि कर राइट आंसर हो जाएगा। चोल शासकों के राजस्व या आय का मुख्य साधन भूमि कर था। भू राजस्व का दर का उत्पादन का छठा भाग, ठीक है, उस टाइम जो टैक्स प्रणाली थी भूमि के उत्पादन का छठे भाग के बराबर दी जाती थी। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये भी टीजीटी में पूछा गया है, तो त्रिपक्षीय संघर्ष लड़ा गया था, ठीक है, जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था ये हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। हर्ष की मृत्यु के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया था, अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? तो चोल राज्य के पतन के लिए जो उत्तरदायी दक्षिण का राज्य था वो था, कौन था? उपयुक्त सभी थे। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। होयसल की बात करें, पांड्य की बात करें, काकतीय की बात करें, ये तीनों जो है पतन के लिए उत्तरदायी हैं। आप देख सकते हैं अंतिम चोल शासक जो है राजेंद्र तृतीय के शासनकाल में चोल साम्राज्य के ध्वंसावशेषों, ठीक है, ध्वंसावशेषों पर स्वतंत्र पांड्य, होयसल और काकतीय राज्यों की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में है। तो एलोरा की गुफाओं में क्या है? उपयुक्त सभी भाई, जैन गुफाएं भी हैं, हिंदू गुफाएं भी हैं और बौद्ध गुफाएं भी एलोरा की गुफाओं में हैं, इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एलोरा जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह स्थल शैलकृत गुफा मंदिरों हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34, ठीक है, कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें से गुफा संख्या 1 से 12 बौद्ध धर्म में, 13 से 29 हिंदू धर्म में और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न जो था वो था ए, यानी चोल राज्य संलिप्त था। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं उपरोक्त दक्षिण भारतीय राज्यों में से केवल चोलों के पास पोत निर्माण केंद्र स्थापित था। चेर और पांड्य राज्य पोत निर्माण में संलग्न जो है नहीं थे। चोलों ने इसी पोतों की सहायता से श्रीलंका, मालदीव तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोल शासकों में से किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चोल शासकों में चीन में अपने व्यापारिक दूत भेजने का जो काम किया था उपयुक्त सभी के द्वारा किया गया था, चाहे राजराज प्रथम की बात करें, राजेंद्र प्रथम की बात करें या फिर कुलोत्तुंग प्रथम की बात करें। आप देख सकते हैं चोल शासक राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम तथा कुलोत्तुंग के समय में अपने व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजे, और कुलोत्तुंग ने तो 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंशज थे,
ठीक है। तो राष्ट्रकूट कौन किसके वंशज थे? तो इसमें से ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं इसका। तो जो राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के विषय में मतभेद है। प्रचलित मान्यता है कि दंती दुर्ग ने बादामी के चालुक्य राजा कीर्ति वर्मा द्वितीय के विरुद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी। संजन अभिलेख में अमोघवर्ष प्रथम ने राष्ट्रकूटों की को यदुवंशी बताया है। और अल्तेकर, नीलकंठ शास्त्री, एच सी राय, ए के मजूमदार का विचार है कि राष्ट्रकूट शब्द किसी जाति का सूचक न होकर पद का सूचक है। इसीलिए ये राष्ट्रकूटों की उत्पत्ति के विषय में मतभेद हैं। अलग अलग इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग विचार दिए गए हैं। अगला है पाल वंश के संस्थापक थे। मोस्ट इंपोर्टेंट, पाल वंश का संस्थापक पूछा गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोपाल जो है पाल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। पाल वंश की स्थापना बौद्ध मतायुनाई, ठीक है, मतानुयायी गोपाल 750 से 770 ईस्वी ने की थी। गोपाल के बाद उसका पुत्र धर्मपाल जो है 770 से 810 ईस्वी पाल वंश का राजा हुआ। उसने बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं विश्व प्रसिद्ध एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कैलाश मंदिर संसार के प्रस्तर कला की महान तथा अद्वितीय कलाकृति है। संपूर्ण मंदिर तक्षण कला से अलंकृत है। अगला है, कौन प्रतिहार शासक नहीं था? तो जो प्रतिहार शासक नहीं था उसकी बात कर रहा है, मिहिर भोज प्रतिहार शासक थे, नागभट्ट भी थे, राज्यपाल भी थे। राजसिम्बा का संबंध प्रतिहार वंश से नहीं है। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम था, ठीक है, जिसका शासनकाल 730 से 756 ईस्वी माना जाता है। और इस वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज था, जिसने आदिवराह नामक उपाधि धारण की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है आदिवराह की उपाधि किसने धारण की थी? तो मिहिर भोज के द्वारा आदिवराह की उपाधि धारण की थी। और राज्यपाल ने 1018 ईस्वी तक कन्नौज पर शासन किया और उसने महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसलिए राजसिम्बा जो है प्रतिहार शासक नहीं था। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो शंकराचार्य के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? अद्वैतवादी सिद्धांत, यानी शंकराचार्य अद्वैतवाद से संबंधित हैं, अद्वैत वेदांत से संबंधित हैं। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं द्वैत वेदांत, द्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और अद्वैत वेदांत की स्थापना क्रमशः आचार्य माधव, ठीक है, द्वैत वेदांत जो था आचार्य माधव ने दिया था। द्वैतवाद जो दिया था आचार्य निम्बार्क ने दिया था। मोस्ट इंपोर्टेंट चारों वाद ये पूछे जाते हैं भाई इस एग्जाम से। और विशिष्टाद्वैतवाद की बात करें तो रामानुजाचार्य से संबंधित है। और अद्वैतवाद वेदांत से संबंधित कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य हो जाएंगे। आप चारों को नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना रहती है। अगला है, निम्नलिखित में से किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश कर दिया था? तो महमूद गजनवी को संधि के लिए विवश किसने किया था? विद्याधर ने। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1019-20 ईस्वी में हुआ था। उस समय चंदेल वंश का शासक विद्याधर था, जो अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, फलस्वरूप महमूद गजनवी को विवश होकर विद्याधर के साथ जो है संधि करनी पड़ी थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए किसके द्वारा मारा गया? तो मोहम्मद गौरी जब गजनी जा रहे थे तो मारे गए थे खोखरों के द्वारा, ठीक है। तो इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बुकों में खोखरों और जाटों के द्वारा दिया गया है, आप इसमें जाट ऑप्शन नहीं है तो इसका डी राइटर खोखरा हो जाएगा। मोहम्मद गौरी गजनी जाते हुए खोखरों द्वारा मारा गया था, ठीक है। और आपको खोखरों और जाटों के द्वारा ऑप्शन मिलेगा, तो खोखरों और जाटों को आप राइट करेंगे क्योंकि उसी के द्वारा अधिकतर बुकों को मान्य किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था? तो भारत पर जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारी संघर्ष के बाद अरबों ने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त कर ली, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ था। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो महान जैन विद्वान जो हेमचंद्र थे वो थे कुमारपाल के दरबार में।
यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं महान जैन विद्वान हेमचंद्र जो है कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार की क्लासेस जो है आप लोगों के लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।